हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी लिंग सहलग्न अप्रभावी रोगों में, जिसमें हमने हीमोफीलिया और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ लिया था। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अलिंग सहलग्न अप्रभावी रोगों के बारे में, जिसमें देखिए अलिंग सहलग्न अप्रभावी जो रोग होते हैं उनमें क्या होता है कि जो रोगों के कारक है वो कहाँ पर होंगे? अलिंग गुणसूत्रों पर। कहाँ पर होंगे? अलिंग गुणसूत्रों पर। ठीक है, चलो एक तो ये होगी कि रोग कारक किस पर होगा? अलिंग गुणसूत्रों पर। फिर ये जब अलिंग गुणसूत्रों पर है तो इसमें नर और मादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम टू सेम रोग नर में भी होगा और मादा में भी होगा। अगर हम इनके बात करें जेनोटाइप्स की, अगर कैपिटल ए है तो ये कैसा हो जाएगा? सामान्य। ये कैसा हो जाएगा? सामान्य। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो सामान्य प्लस वाहक। क्या हो जाएगा? सामान्य प्लस वाहक। और अगर स्मॉल ए आता है तो ये व्यक्ति कैसा होगा? रोगी व्यक्ति। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला रोग अपन ले रहे हैं आज, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा रोग है? सिकल सेल एनीमिया, जिसका हिंदी में नाम है दात्र कोशिका अरक्तता, लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया के नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है, अरक्तता। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन अणु है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया रोग है, इसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन अणु है उसकी छठे कोडॉन, जो सिक्स्थ कोडॉन है, छठे कोडॉन पर क्या आना चाहिए? छठे कोडॉन पर आता है ग्लूटामिक अम्ल। क्या आता है? ग्लूटामिक अम्ल। भाई ये एक नॉर्मल रिएक्शन है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे कोडॉन पर कौन आता है? ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होगा उसमें ग्लूटामिक के स्थान पर क्या हो जाएगा? वेलिन अम्ल। कौन सा हो जाएगा भाई? वेलिन अमीनो अम्ल। यानी कि होना तो चाहिए था GAG, लेकिन क्या हो जाएगा? GUG। देखिए लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में चार्ट बना के हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला होती है, हीमोग्लोबिन की हम जानते हैं दो चेन्स होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, उसकी जो 6 नंबर कोडॉन है, जो छठा कोडॉन है, उस पर क्या आना चाहिए? ग्लूटामिक अम्ल आना चाहिए, यानी कि GAG होना चाहिए। लेकिन उत्परिवर्तन के कारण, इस रोग का कारण भी क्या है भाई? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन होता है एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि GAG का क्या हो जाता है? GUG। यानी कि जो ग्लूटामिक अम्ल है उसके बजाय क्या आ जाता है? वेलिन। और जिस कारण व्यक्ति की जो आरबीसी है, आरबीसी कैसी होती है? द्विअवतल, यानी कि बाई कॉनकेव होती है, यानी कि थोड़ी गोल, तो वो द्विअवतल से कैसी हो जाएगी? हाशियाकार। कैसी हो जाएगी? हाशियाकार, यानी कि सिकल्ड। सिकल्ड, ठीक है, या फिर सिकल शेप्ड। सिकल यानी कि दात्र, जो हाशिया होता है, ठीक है, जो किसान यूज करते हैं इस आकार का, उसके जैसी हो जाएगी आरबीसी। और फिर उसको सर्कुलेट करना रक्त में बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल। अब इस रोग के जो है लक्षण क्या होंगे? व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान होगी, उसकी मसल्स ठीक से काम नहीं करेगी, उसकी शरीर में बहुत ही ज्यादा क्या होगा? दर्द। ठीक है, पेनफुल होता है। तो ये अपना रोग कौन सा हो गया भाई? सिकल सेल एनीमिया। क्या हुआ इसमें? उत्परिवर्तन हुआ सर। कहां पर हुआ? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे कोडॉन पर। छठे कोडॉन पर क्या आना चाहिए? ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन क्या आ जाता है? वेलिन अम्ल। और यानी कि GAG का क्या हो जाता है? GUG। और इसके लक्षण क्या है? जो आरबीसी है वो द्विअवतल होती है, व्यक्ति की गोलाकार होती है, वो क्या हो जाती है? हाशियाकार हो जाती है। और जिसे व्यक्ति को थकान है, मसल्स में दर्द है, ये सब होने लगता है। नेक्स्ट अपना रोग होने वाला है, सेकंड नंबर रोग, फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा रोग है भाई? फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए इस रोग में क्या होगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखें तो अपने अंदर एक प्रोसेस होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम बात करें तो इस रोग में एक एंजाइम होता है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बॉडी में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो जाएगी? कमी। और जिस कारण हम अपनी बॉडी में जो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है, फिनाइल
एलेनिन अमीनो अम्ल है वो बदलता है इस एंजाइम के कारण टायरोसिन में। किस में बदलता है? टायरोसिन में। और जिससे अपने बॉडी का जो उपापचय है वो कार्य करता है। तो फिनाइल एलेनिन है वो किस में बदलता है? टायरोसिन में। किस एंजाइम के कारण? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण जो फिनाइल एलेनिन है वो किस में बदलता है? टायरोसिन में। लेकिन जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी, तो जब इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों? तो देखिए, जब इस एंजाइम की कमी होगी तो आगे ये टायरोसिन में नहीं बदलेगा, आगे ये टायरोसिन में नहीं बदलेगा। तो टायरोसिन में जब ये नहीं बदलेगा तो क्या होगा? तो जो फिनाइल एलेनिन है वो हमारे शरीर में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर में जमा हो जाएगा। कौन? फिनाइल एलेनिन है वो शरीर में जमा होने लगेगा। और जिस कारण क्या होगा? व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आएगी। क्या आएगी? व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता। व्यक्ति है वो कमजोर महसूस करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है, तो जो अमीनो अम्ल है वो मूत्र के साथ में स्त्रावित होगा। अमीनो अम्ल है वो कौन सा अमीनो अम्ल? फिनाइल एलेनिन। वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई? मूत्र के साथ में उत्सर्जित। और जिस कारण बॉडी में क्या हो जाएगी? इस एंजाइम की कमी, सॉरी फिनाइल एलेनिन की कमी। और देखिए, जब अपने अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं और जब वो मूत्र के साथ में उत्सर्जित होते हैं तो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? हानि। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह रोग है वो किस एंजाइम की कमी के कारण होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है भाई? फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। लेकिन जब इस एंजाइम की कमी हो गई तो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में नहीं बदलेगा। और जिससे क्या होगा? फिर ये नहीं बदलेगा तो शरीर में जमा होना लगेगा और जिससे व्यक्ति में क्या आ जाएगी? मानसिक दुर्बलता। और जब अमीनो अम्ल है वो धीरे धीरे फिर मूत्र के साथ में भी उत्सर्जित होने लगेगा। तो ये अपना कौन सा रोग था? फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट अपना रोग है थैलेसीमिया रोग। तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो श्रृंखलाएं होती हैं अपने बॉडी में या आरबीसी में, जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो ग्लोबिन प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती है, हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन या ग्लोबिन प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके निर्माण में क्या आ जाती है? कमी। जिस कारण हीमोग्लोबिन की जो श्रृंखला है वो अच्छे से नहीं बनती या कम बनती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन की श्रृंखलाओं में कमी आ जाती है, श्रृंखलाओं में कमी। और जिस कारण व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है भाई? थैलेसीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया में क्या होगा कि जो, और ये अब दो प्रकार का होता है। कौन सा? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो देखिए, हाँ, इस रोग का भी अगर हम कारण की बात करें तो इन रोगों का कारण तो एक ही है। कौन? उत्परिवर्तन। कौन है भाई? उत्परिवर्तन। तो देखिए, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया हम जानते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला नहीं बनेगी? हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला का निर्माण कम होता है। जो अल्फा चेन है उसका निर्माण क्या होगा? कम। और बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा? तो बीटा श्रृंखला का निर्माण कम हो जाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए, अब यह है, लेकिन इनका कारक कौन होता है? तो अल्फा थैलेसीमिया का कारक होता है जो 16वां गुणसूत्र होता है। कौन? 16वां गुणसूत्र। उस पर दो एलील होते हैं। 16वें गुणसूत्र के दो एलील कौन होते हैं? HbA1 और एंड HbA2। ठीक है, ये होते हैं। और बीटा थैलेसीमिया का कारक कौन है? जो 11वां गुणसूत्र है, 11वें गुणसूत्र पर कारक उपस्थित होता है। एकल कारक ही होता है इसमें, पर एकल कारक उपस्थित होता है। ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया का कारक तो कौन हो गया? दो कारक है भाई। ठीक है। कौन? दो जीन है तो 16वें गुणसूत्र पर उपस्थित होंगी। और कौन होंगे? HbA1 और HbA2। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया है उसका कारण कौन होगा? 11वें गुणसूत्र पर एक एकल कारक उपस्थित होता है। और वो कौन सा थैलेसीमिया करता है अपने अंदर? बीटा थैलेसीमिया। ठीक है।
और इन रोगों के कारण व्यक्ति को खून की कमी यानी कि रक्ताल्पता क्या हो सकता है, रक्ताल्पता, या जिसे हम बोलते हैं एनीमिया, क्या बोलते हैं, एनीमिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुणसूत्रीय रोग या विकार। तो देखिए गुणसूत्रीय रोग या विकार में दो डेफिनेशन आती है, दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है अस्वगुणिता और एक बहुगुणिता। देखिए एक तो क्या होगा कि जब कोशिका विभाजन होगा उस समय एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता हो जाएगी, ठीक है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी या हो जाएगी अधिकता, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, असुगुणिता। और इसके एग्जाम्पल है दो रोग, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, इसमें क्या हो जाती है, 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, एक जो एक्स गुणसूत्र है उसकी क्या हो जाएगी, कमी, एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी। ओके, चलो ये हो गया डाउन और टर्नर। नेक्स्ट है बहुगुणिता किसे कहेंगे। तो बहुगुणिता में क्या होगा कि है कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होने के कारण, कोशिका द्रव्य में जब विभाजन ही नहीं होगा तो गुणसूत्र का एक पूरा जोड़ा क्या आ जाएगा, अधिक। तो गुणसूत्र का एक पूरा जोड़ा क्या आ जाएगा, अधिक। इसे अपन क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अपन बहुगुणिता। और इसका एग्जाम्पल कौन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या होता है भाई, नॉर्मली एक एक्स आना चाहिए, ठीक है, मेल मेल में, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें एक्स का पूरा ही जोड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 44 ऑटोसोम्स तो होंगे जो है अलिंग गुणसूत्र होंगे, प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि एक एक्स क्या आ गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक एक रोग की। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई होते हैं, ठीक है। सामान्य सामान्य में क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई, यानी कि नर या मादा। लेकिन इसमें कि क्या होगा, जो रोगी है डाउन सिंड्रोम का उसमें क्या हो जाएगा, 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा आया यानी कि 45 हो जाएंगे, 45 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई। तो ऐसे रोगी को अपन क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। इसका नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी खोज किसने करी थी, लैंगडम डाउन ने। किसने करी थी, लैंगडम डाउन ने, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अब इस रोगी व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, तो लक्षण देखिए, छोटा कद, हाइट छोटी रह जाएगी, मुंह है वो आंशिक रूप से खुला रहेगा, यानी कि थोड़ा मुंह खुला रहेगा, मुंह आंशिक रूप से खुला, ठीक है। हथेलियां चौड़ी होगी भाई, इनकी हथेली कैसी हो जाएंगी, चौड़ी, हथेली चौड़ी। और शारीरिक और मानसिक विकास है वो रुक जाएगा, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम का रोगी व्यक्ति, ठीक है, उसका मानसिक मानसिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक्स गुणसूत्र की क्या आ जाएगी, कमी, यानी कि जो फीमेल है उसमें 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, लेकिन एक एक्स की क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स होने चाहिए, ये तो होगी सामान्य। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा 44 प्लस एक्स जीरो, यानी कि एक एक्स हट जाएगा। ये क्या है भाई, टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए ये रोग है वो महिलाओं में होगा, तो ऐसी जो नारी है वो, ऐसी नारी बांझ होती है, नारी बांझ होती हैं, बांझ यानी कि इनफर्टाइल, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। और उनमें जो अंडाशय होते हैं, जो ओवरीज होती हैं, अंडाशय का विकास नहीं होता, अंडाशय का विकास नहीं होता है, ठीक है। तो ये रोग कौन सा हो गया भाई, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम की जो महिला, उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी नहीं होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, यानी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे वो भी नहीं बनेंगे इनमें, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा। तो ये जो नर होंगे, ये देखिए नर है, वाई आ गया मतलब कि नर है, नर है वो, नर में मादा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, मादा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है।
कैसे? स्तनों में वृद्धि। और ये पुरुष जो हैं वो बांझ होंगे। ये पुरुष भी कैसे होंगे? बांझ, यानी कि इनफर्टाइल, यानी कि कभी भी पेरेंट या पिता नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने कौन से हो गए भाई? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसी के साथ में अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। लेकिन इसके जो पेडिग्री एनालिसिस है और जो आनुवंशिक रोगों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।